ऑफ कार्बन एटम्स होगा। तो आपको मैंने कल जैसे मैंने कहा था इसकी डेफिनेशंस नहीं याद करनी, कभी आप डेफिनेशंस के चक्कर में लगे रहे। 4 कार्बन तक आपने इसको ऐसे लिखा है। यहां मैं कह रहा हूं नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ, नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो। तो मैंने ये तो एक किस्म से रेफरेंस बॉन्ड है। क्यों डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ भाई? नॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की और हाइड्रोजन की सेम है। क्योंकि अगर दो अच्छे दोस्त हैं, जब तक उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक वो अच्छे दोस्त रहेंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर एक से दूसरा का कह देता है यार तेरे बारे में तो वो ऐसे बोल रहा था, बोल रही थी, तो समझ लीजिए वहीं पे आपका यानी दोस्ती में दरार आनी शुरू हो जाती। ये इथेन है, ये इथेन है। इथेन पे न तो कोई एसिड रिएक्शन कर सकता है इसके साथ, न कोई बेस रिएक्शन कर सकता, न कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, अपचायक, ये सब कुछ है, कोई भी इसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। ये इनर्ट है। वजह इनर्ट क्या है? सी और सी के बीच का जो बॉन्ड है नॉन पोलर है, ध्रुवीय। सी और एच के बीच का बॉन्ड भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। जब ये सारे बॉन्ड नॉन पोलर हैं तो अपोजिट चार्ज के टू सेंटर डेवलप नहीं होंगे। जब तक अपोजिट चार्ज के टू सेंटर डेवलप नहीं होंगे तब तक कोई रिएजेंट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वही बात वहां पर है, सी एच के बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम। अब हमें करना क्या है? एच को हटाना है, और एच को हटाकर वहां कोई ग्रुप या एटम मैंने रिप्लेस करना है इसको। यहां पर एक को ये ग्रुप लगाया, उधर भी मैंने एक ग्रुप लगाया, क्योंकि एप्लीकेशन ये जितने भी इफेक्ट हैं इनके एप्लीकेशंस पढ़ने, आपको एप्लीकेशंस के बारे में पता। ये दो मैंने ग्रुप से डिस्प्लेस कर दिया एच एटम। एक ऐसा है कि जो इस ग्रुप ग्रुप तो बनता है टू और मोर एटम से मिलकर बनता है, और एटम सिंगल एटम्स होता है। अगर मैंने यहाँ सीएल एटम रखते हैं यहाँ पर सीएल एटम, तो सीएल एटम क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर डिस्प्लेस करेगा। तो अगर कोई ग्रुप है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तभी अट्रैक्ट कर सकता है अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा हो। तो जैसे ही ये यहाँ पर ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो आप लोगों को पता चला इस पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा सा इस पे पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होना, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो टेंडेंसी है उसको ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। वो तो प्रवृत्ति है, एक हैबिट है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो ये बराबर वाले कार्बन से लाइन में कोई खड़ा ना, कभी कभी मजाक में देखा होगा कि पिछला कोई तीसरा जाके इसके अगले वाले के रैपट मार देता है, तो अगले वाला तुरंत इसके मारता है, तो वैसा हो जाता। लेकिन जैसे ही इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ये खींचता है तो ये अपनी कमी इस कार्बन से पूरी करता है, तो इस कार्बन से पूरी करता है, तो दो बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट दो जगह हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दूसरे कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर होता है डबल डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन इस पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इसकी कंपेयर में कम है क्योंकि डिस्टेंस बढ़, यहाँ ज्यादा है। फिर इतना है कि ये क्या कहता है, जो थोड़ी बहुत कमी इसके पास हुई वो बराबर से पूरी कर लेता है अपनी। कहां से पूरी करता है? तीसरे कार्बन। अब इसके पास जो आपका तीसरे कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इतना नहीं हुआ कि इसे किसी और से लेने की जरूरत पड़े। तो क्या कह देता, चल यार बिगड़ा तो मेरा कुछ थोड़ा, लेकिन थोड़ा बिगड़ा, छोड़ो, इतना कुछ नहीं बिगड़ता मेरा, इतना बिगड़ा। तो यहाँ पर नो डिस्प्लेसमेंट हो रखा है चौथे कार्बन पर। इसका मतलब ये हुआ कि चौथे कार्बन तक यह इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। दिस इफेक्ट टेक्स प्लेस टिल द थर्ड कार्बन, तो तीसरे कार्बन तक ये आपका होगा। तो यहाँ फिर आपने वही बात लिखी, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सी बात आपकी? यही बात यहाँ वाली आपने लिखी, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इधर आपका यहाँ क्या हुआ, अगर कोई ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन से कार्बन की ओर दे तो कार्बन पे क्या हो जाएगा आपका? पार्शियल नेगेटिव, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, पॉजिटिव चार्ज आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी
तो बराबर वाले ने इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर क्या कर लिए, अट्रैक्ट कर लिए। और जैसे इस पे इतने नहीं, जितना नेगेटिव चार्ज इस पे उससे कम इस पे है, तो उससे कम है, तो यहाँ पर ये आपका ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव, यहाँ फिर नो डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। तो अगर कोई ग्रुप है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो माइनस यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और ये आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये आप, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप आपको याद रखने हैं, ये वाले ग्रुप, तो याद रखने NH3+ हो गया, फिर आपका NO2 हो गया, फिर आपका CHO हो गया, फिर आपका CN हो गया, COCl हो गया, और आपका OCH3 हो गया। उसके बाद आपके हेलोजेंस हो गए, C6H5 हो गया। ये सारे माइनस आई इफेक्ट्स होकर के H पे जाके खत्म हो गए। सारे के सारे क्या करेंगे, ये माइनस आई इफेक्ट्स होकर। उधर आपका G बराबर कौन होगा, CH3 होल थ्राइस, उसके बाद CH3 होल ट्वाइस। मोस्टली एल्काइल ग्रुप आपके याद रखने, एल्काइल ग्रुप आपके जो होंगे वो आपका प्लस आई इफेक्ट्स शो करते हैं। एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और जो बाकी सारे ग्रुप हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी ज्यादा है, जो आपका मैंने जहां बॉन्ड छोड़ा हुआ है। तो क्या करना है यहाँ पर, क्या लिखना, क्या आपको केवल डेफिनेशंस में क्या लिखेंगे यहाँ फर्स्ट लाइन में, displacement of sigma electrons towards the group along the chain of carbon, along the carbon chain is called inductive effect। तो केवल कितनी सी बात याद रखनी, इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन along the carbon chain is called inductive effect कहेंगे। ठीक है, केवल किसको, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन along the carbon chain, तो आपको हिंदी में कैसे याद रखना, कार्बन श्रृंखला के अनुरूप सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप की ओर या ग्रुप से दूर विस्थापन ही प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। तो इतना तो हिंदी में लंबा चौड़ा याद ही रखना, एक ही वर्ड याद रखना, विस्थापन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग द कार्बन चेन, बस इतनी सी बात याद रखनी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग द चेन ऑफ कार्बन, along the carbon chain, बस इतनी सी बात याद रखते हैं, इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, टू टाइप्स का होता है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई के याद रख लिया करते हैं, बाकी माइनस के तो सारे एक के याद किया करते हैं, किसी एक के प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले कौन से ग्रुप हैं, तो प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले अगर ग्रुप का पता चल गया, तो जो बाकी बचे हैं वो सारे क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो ये बात आपको इतनी सी याद रखनी कि हाँ भाई ठीक है जी, इंडक्टिव इफेक्ट आप करो। इंडक्टिव इफेक्ट पे तो कोई पूछेगा ही नहीं कि क्या इंडक्टिव इफेक्ट है, क्या कोई नहीं पूछता क्वेश्चन, लेकिन हाँ एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछा जाता है, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पूछा जाता है। लिखते हैं पॉइंट फटाफट, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यहां इंपोर्टेंट लिखते हैं, इंपोर्टेंट लिखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट लिखते हैं, एक लाइन में याद रखेंगे, याद हो गया बिल्कुल एक लाइन में, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन along the carbon chain, along the carbon chain towards, और towards के अपॉन लिखते हैं अवे, और या दूर, towards अपॉन अवे ग्रुप इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इतनी सी बात याद रखनी। मैंने क्या कहा था, जिस दिन आपको 50 पेज को 5 पेज में कन्वर्ट करना आ गया, डॉक्टर है उसी दिन, ठीक है। और BSc तुम्हारा कौन सा फर्स्ट चल रहा, कौन सा चल रहा, फर्स्ट टाइम है ना, तो वहां की केमिस्ट्री तो इसमें आया पढ़ रहे से बहुत आसान है ना। मैडम कौन पढ़ा रही है, वो पढ़ाते हैं प्रीति नहीं मैडम, प्रीति कोई नहीं, मैडम एक नया लड़का और आया, उसको मेरा स्टूडेंट रहा हुआ जो अभी केमिस्ट्री में जो आया है, वो इधर का लेडी साइड का नाम तुम पूछ कर तुम बताइयो, हाँ हाँ, सबसे यंग सा जो लड़का है, ठीक है सर जी, ठीक है सर, अभी पढ़ाना तो आता जाता नहीं होगा,
क्योंकि स्टूडेंट तो मेरा ही रहा, मुझे पता कितने पानी में था वो, है ना? नहीं आता ना है? हाँ मेरा स्टूडेंट ही रहा, क्योंकि वो तो मुझे पता कि हाँ वो कहाँ स्टैंड करता होगा। और तो ये ना कह दो कि मगन सर ऐसे कह रहे थे कि आपके इधर, क्योंकि ये लड़ाई कराने का बहुत अच्छा साधन होता है ना। गति क्या कह रही? हाँ सही कह रही हो, यूट्यूब पे वीडियो देखियो और फिर पता करियो कि हाँ ये तो गुरु जी हैं, सही बताएंगे। गुरु जी तो ये भी अच्छा, चलो आप लोगों ने बता दिया तो बड़ा है ना। एडिटिंग का होता है, वो करने का नहीं वैसे ही। चलो खैर कोई बात नहीं, हम का आप गलत थोड़ा ही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हाँ, है ना, अगर कोई, मैं भी अगर कहीं कमजोर हूँ किसी टॉपिक पे, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आज भी, किसी टॉपिक में मुझे पता चलता है यहाँ मेरी वीकनेस है तो मैं दिन रात पढ़ता रहता हूँ वहां पर। ठीक है, आगे चलें, पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पहला पॉइंट लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में। अगर मैं आप लोगों को कमी नहीं बताऊंगा तो आप अपने आप को सुधारोगे कैसे हैं? कमी तो बतानी चाहिए एक दूसरे की, है ना। यस सर। अगर आप कमी नहीं बताओगे, किसी का पता चल रहा कि डेली आपको नमक बहुत तेज मिल रहा सब्जी में, तो फिर ऐसे डलता रहेगा जब तक आप बताओगे नहीं कि नमक। चलो पहला पॉइंट अब, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला एप्लीकेशन है आपका, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होगा पॉइंट आपका? एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहेंगे? प्लस आई जो इफेक्ट होगा वो एसिडिटी के रेसिप्रोकल होगा। बस इतनी सी बात याद रखा करते हैं। माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये दो बात याद रखो। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जो होंगे वो किस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे, और माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। वजह क्या हुई इसकी? देखिए क्या होता है, आपको एक बात याद रखनी है। कैसे, किस टाइप से याद रखते हैं? ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3COOH है, CH3COOH। यहां पर CH3CO O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आपका, ये आपका एसिड एनायन है, एसिड एनायन है। तो एसिडिटी जो होती है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो एसिडिटी होगी बेटा, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन। याद रहेगी ये बात? एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन। तो मैं यहाँ दो आपके सामने एसिड लिख रहा हूँ, देखो बेटा बेटा। मैंने कहा कि एक तो आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH, एक आपके पास है फिनॉल। तो दोनों में से कौन ज्यादा एसिड है, फिनॉल या कार्बोक्सिलिक एसिड? फिनॉल ज्यादा एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा है? तो आपका आंसर आ रहा फिनॉल ज्यादा एसिड होगा जी। वो क्यों हुआ? क्योंकि फिनॉल, फिनॉल में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसके पास? ओ के पास। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ किसमें? कॉन्जुगेशन में है, और 3 पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में। और यहाँ इसका जो ये आपके पास CH3COO नेगेटिव, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ एक पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में। यहाँ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फिनॉक्साइड आयन की क्या होंगी? ज्यादा होंगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयंस विल बी मोर देन द एसीटेट आयन। एसीटेट आयंस की तुलना में फिनॉक्साइड आयंस की अनुनादी संरचना ज्यादा होंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी। तो आप लोगों से पढ़ाया हुआ है कि स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या पढ़ाया हुआ है? एसिडिटी, सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ एन एसिड एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एन एसिड एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यानी जिस आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसकी कम होगी तो कम स्टेबल होगा। तो आप कह रहे हैं कि सर एसिटिक एसिड जो है वो कम एसिड है, फिनॉल ज्यादा है। सभी सहमत है? कोई है भी नहीं है? क्या नाम?
इसका नाम भूल गया मैं। रूपल। रूप, अच्छा रूपल अभी बात करती हूँ। कोई बात नहीं, तो हमें तो लो, हमें तो पूछा ही नहीं, हमें ये बात पूछी नहीं सिर्फ, हमें तो चलो कोई बात नहीं तो। हम्म, कोई बात नहीं। एसिटिक एसिड और फिनॉल में से किसकी एसिडिटी ज्यादा है? सभी फिनॉल की कह रही क्या? गोपाल तू भी फिनॉल की कह रही है? यानी मैं ये कह रहा हूं, एसिटिक एसिड का जो एसिड एनायन बना वो एसीटेट आयन बना है, और फिनॉल का जो एसिड एनायन बना वो फिनॉक्साइड आयन बना। अगर फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है एसीटेट आयन से, तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा। अगर एसीटेट आयन ज्यादा स्टेबल है फिनॉक्साइड आयन से, एसिटिक एसिड ज्यादा स्टेबल है। तो आपको क्या कहना, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा, मैं कहना चाह रहा कि आप लोगों ने सिर्फ इतना सा बताना है कि एसीटेट आयंस ज्यादा स्टेबल है या फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में से, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? फिनॉक्साइड आयन की 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है और एसीटेट आयन की केवल 2, है ना? इतना काहे को सोचने लगे हो आप? CH3 किसकी केवल स्ट्रक्चर बनी, और इसी कितनी बनेगी? 4 बनेगी। पता है आप लोगों को 4 कैसे बनी? तो जब इसकी 4 बनी, तो सर बोल बेटा कौन सा ज्यादा एसिड होगा? पर आपने तो बताया दिया सर फिनॉल ज्यादा होगा। तो सर फिनॉल ज्यादा है ना? है, ये यहाँ से यहाँ, पेयर यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से चलते चले जाओ बस ऐसे ही। तो यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे। आगे तो क्या बनाना समझ रहे हो, आगे तो बस है करते चले गए। तो बताओ फटाफट आंसर, तो सर क्या होना कि एसिटिक एसिड ज्यादा एसिड होगा या फिनॉल ज्यादा एसिड होगा? फिनॉल ज्यादा। लव मैरिज ज्यादा स्टेबल होती है अरेंज मैरिज? लव भी हो जाती है, लेकिन चांस ज्यादा। तो वहां पे जो डी लोकलाइजेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस किस के बीच में हुआ? ओ ओ के बीच में हुआ। वहां ओ के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उधर भी ओ के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों की हैसियत क्या है? बराबर है। नीचे डी लोकलाइजेशन ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस किस के बीच में हो रहा? डी लोकलाइजेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस किस के बीच में हो रहा? कार्बन की और दोनों की एनर्जी अलग अलग है। ऑक्सीजन की एनर्जी अलग है, कार्बन की एनर्जी अलग है। इसका मतलब ये डी लोकलाइजेशन इतना बेटर नहीं है, क्योंकि दोनों की हैसियत अलग अलग होती है। तो सर अरेंजल लव है, ये नीचे वाली लव है। अच्छा, कार्बन के ऑक्सीजन के बीच में। हाँ सर, वो दोनों सेम कास्ट के हैं, ओ। अच्छा, वो अरेंज है, सेम कास्ट है तो है। ठीक है सर। पूरा डिटेल में जा रहा है, पता नहीं इतने डिटेल में तो सार इतना कहाँ पे देखे, ये ओ के पास नेगेटिव चार्ज है, ये भी ओ के पास नेगेटिव चार्ज है। ओ के पास में डीलोकलाइजेशन हो रहा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ ओ के पास है, आगे जाके कार्बन के पास है, कार्बन की एनर्जी कम है, तो ओ इसे दे तो रहा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस मुश्किल से ले रहा है ये। यार तेरे सामने मैं कैसे, यार तेरी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा भी हो पाऊँ, ये कह रहा हो को, तो इसका मतलब क्या हो गया? इतना अच्छा बेटर डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ। जब बेटर डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इतनी स्टेबल नहीं है जितनी स्टेबल ये है। तो ये एसिड एनायन ज्यादा स्टेबल है, ये एसिड एनायन से इसकी कंपेयर में इतना स्टेबल नहीं है, और नया होने का कारण मैंने आपसे बता दिया क्यों नहीं। तो इसका मतलब जब ये एसिड एनायन फिनॉक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल है, तो यही कारण है कि एसिटिक एसिड मोर एसिड देन द फिनॉल। ये तो बहुत, ये तो 9वीं 10वीं में पता होना चाहिए था आप लोग, है ना? तो ऐसे बीच में लॉकडाउन आ गया था, लॉकडाउन में बिगड़ गया सारा मामला यार। सारी 9वीं 10वीं बोलिए 11वीं 12वीं पढ़ी, 9वीं 10वीं में चले गए बस, चलो कोई
अभी भी सब कुछ कोई बात नहीं पड़े तो पता क्लियर होगी बात ये आपका। अब आपको मैंने क्या कहा कि प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा एसिडिटी को घटाएगा, माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा बढ़ाएगा। यहाँ तक उतार दिया, अच्छा जी। उतारो फटाफट, मैं फिर लिखता हूँ इसमें कैसे। तो रूपल आपने बीएससी में एडमिशन यही सोच के लिया क्या इधर नहीं तो उधर ही सही। ये भी घर वालों की गलती है, बिल्कुल ही है ना। अब उधर भी टाइम तो वेस्ट होता ही होगा आप लोगों का। कितने प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं। ये एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है भाई। ये एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। आज रियान पहली बार छुट्टी पर है, आज कहाँ है। ये प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड आयन की स्टेबिलिटी को घटाता है। घटाता है। तो ये प्लस आई इफेक्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट। यहाँ प्लस आई इफेक्ट वाले कितने हैं, दो। कितने हैं, तो कम हो गए। यहाँ प्लस आई इफेक्ट कितने के पास है, एक लगा। के पास तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट घटेगा एसिडिटी बढ़ेगी। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, रेसिप्रोकल है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ग्रुप का काम है कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देना। और कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड एनायन की स्टेबिलिटी घटने पर एसिडिटी भी घटती है। तो सबसे कम आपका जो एसिड होगा पहले वाला, फिर ज्यादा, फिर। तो प्लस आई इफेक्ट का केस ऐसे याद रखना है। माइनस आई इफेक्ट का केस कैसे याद रखना है, माइनस आई इफेक्ट का केस कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे Cl हुआ, सब जगह आपका Cl लगा रहा हूं। जो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है वो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड एनायन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। वो प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को घटाएगा, माइनस आई इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ाएगा। और घटाने और बढ़ाने का कारण मैं आपसे बता चुका हूं, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एसिड एनायन। ये कॉन्सेप्ट याद रखनी है। प्लस आई इफेक्ट का काम क्या है, देखिए क्या कहते हैं कि ये यहाँ पर एसिड एनायन बना रहा, मैं इसका यहाँ से मैंने H हटाया तो एसिड एनायन बना दिया। ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाह रहे किसके साथ, इसके साथ। बट इधर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, ये तीनों दे रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं। तो इनका जो डीलोकलाइजेशन हो रखा था, होना था, वो इतना बेटर नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हिंड्रेंस जनरेट करते हैं। स्टेरिक इफेक्ट यानी हिंड्रेंस, स्टेरिक तो नहीं, हिंड्रेंस जनरेट करते हैं। तो हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर है बिटवीन द CO बॉन्ड, वो इतना अच्छे से नहीं होता। बस प्लस आई इफेक्ट का काम है एसिड एनायंस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करना, बस इतनी सी बात है। प्लस आई इफेक्ट का काम एसिड एनायंस की स्टेबिलिटी को घटाना है, माइनस आई इफेक्ट का काम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। ज्यादा कथा नहीं लिखनी, इसलिए मैं आप लोगों की वजह से बहुत ही कम लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही कम। लेकिन आप इस बात को सीखें ज्यादा से ज्यादा। किस तरह लिखवा दिया कि एसिडिटी ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एसिड एनायन, बस ये बात याद रखनी है। और एसिड एनायन हमेशा देगा क्योंकि आज तक ऐसा कोई मिनरल एसिड को छोड़कर ऐसा कोई एसिड ही नहीं है, मिनरल एसिड को छोड़कर ऐसा कोई एसिड ही नहीं है
जिसका H प्लस आयन देने के बाद जो एसिड एनायन बनता हो कि रेजोनेंस न शो करता हो, रेजोनेंस शो करता है पक्का। ठीक है, आगे चलते हैं। एसिड ये हो गया आपका एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट लिखो बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। हाँ, बेसिसिटी ऑफ एमाइंस दूसरा टॉपिक आपका बेसिसिटी ऑफ एमाइंस है। बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, वो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस है, कार्बोनायंस है, उनको वहीं कार्बन फ्री रेडिकल है वो वहीं पढ़ेंगे हम, यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ केवल 2 पॉइंट पढ़ते हैं प्लस आई इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, बस ये 2 बात पढ़ते हैं यहाँ, बाकी जो वहीं पढ़ेंगे कार्बोकैटायंस में, कार्बोनायंस में और कार्बन फ्री रेडिकल। हटाओ दो बेटा, फटाफट उतारो, स्पीड ले। महिमा आपकी बात तो कॉन्फिडेंस सा बनना होगा है? फिजिक्स कैसा चल रहा? उसको ही तो चलाना बढ़िया। चलता ही नहीं सर जी, जाम हुए बड़े भैया। सर जी तो सही बात बताऊं क्या सर जी, फिजिक्स में ना मैथ लगते हैं और मेरे मैथ समझ नहीं आती। आ जाती है जब ट्राई करते हैं, ऐसी बात नहीं। सर जी ट्राई करता हूँ सर जी, मोरल डाउन हो जाता है। उसको ही तो आप करना है, जी उसको आप करना है बस। सर जी जब भी बायो, मोरल डाउन हो रहा है तो मेडिटेशन कर लेकर थोड़ा, सर जी बायो पढ़ना ऐसा लगेगा कि हाँ अब मेरे सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ तुरंत का कोई नहीं है। लेकिन तुर्रम खां, लेकिन फिजिक्स से ही तो सिलेक्शन होगा। फिजिक्स में तो 100 प्लस तो चाहिए ही चाहिए, मतलब 100 से कम नहीं चलेगा। 25 क्वेश्चन कर जाऊंगा, हैं 25 क्वेश्चन कर जाऊंगा सर जी मैं। बस चलिए खैर, नेक्स्ट लिखना आपको बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, दूसरा एप्लीकेशन आपका बेसिसिटी ऑफ एमाइंस है। ये आपके पास अमोनिया है बेटा, अमोनिया, एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड एमाइंस। ये बात याद रखनी है आपने। क्या सर हिंदी में बताना चाहती है? हाँ, एल्काइल डेरिवेटिव्स, ये ग्रुप क्या है? एल्काइल ग्रुप है। अमोनिया के जो H एटम को हटाना है और वहां एल्काइल ग्रुप लगाना है। डेरिवेटिव होते हैं व्युत्पन्न। जी सर जी। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को एमाइंस कहते हैं। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को एमाइंस कहते हैं। यहाँ कहेंगे एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड एमाइंस। अगर 2 एल्काइल ग्रुप हैं तो 2 डिग्री एमाइंस, अगर 3 एल्काइल ग्रुप हैं, ये आपका अमोनिया हुआ, अमोनिया ये 1 डिग्री अमाइन हुआ, ये आपका 2 डिग्री अमाइन हुआ, ये आपका 3 डिग्री अमाइन हुआ। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। ग्रुप वाले कितने डिग्री अमाइन है? ये जो पायरिडीन मैंने लिखा है, पायरिडीन, पायरिडीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कितने डिग्री का अमाइंस है पायरिडीन? डिग्री ऑफ पायरिडीन क्या है? 1 डिग्री अमाइंस है, 2 डिग्री अमाइंस है, 3 डिग्री अमाइंस है। 3 डिग्री का है अमाइंस, 3 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ N के पास H नहीं है। सी है उसके। अगर N के पास 2 H हैं 1 डिग्री, N के पास 1 H है 2 डिग्री, N के पास कोई H नहीं है 3 डिग्री। तो यहाँ N के पास कोई H नहीं है, तो ये आपका 3 डिग्री है। कैसे याद रखते हैं देखिए, नोट करके बात लिखते हैं। पहला पॉइंट आपको लिखेंगे, इफ एमाइंस आर इन गैसियस फेज, इफ एमाइंस आर इन गैसियस फेज, अगर एमाइंस गैसियस फेज में हैं, then increasing order of basicity, then decreasing order of basicity, then decreasing order
of basicity will be अगर amines gaseous phase में if amines are in gaseous phase then decreasing order of basicity will be of amines will be एक ही बात है सबसे ज्यादा 3 डिग्री उससे कम 2 डिग्री उससे कम 1 डिग्री सबसे कम आपका अमोनिया यही ऑर्डर याद रखना अगर एमाइंस गैसेस फेज में है तो 321 याद रखना है 321 याद रखना है क्योंकि आप यहां देखें ध्यान से किसे कहते हैं लुइस बेस किसे कहते हैं भाई लुइस बेस महिमा किसे कहते हैं क्या होता है लुइस बेस लुइस चार्ज किसे कहते हैं सभी जो है जो है वो तो बोरॉन स्टेट है OH माइनस साइंस देगा जो सर जी लुइस था जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है जो यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड लुइस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लुइस एसिड A4 एसिड A4 एक्सेप्टर आपका और डोनर जो आपका होता है वो बेस कहलाता है तो किसकी यानी रेट ऑफ डोनेशन कौन से एमाइंस का सबसे ज्यादा होगा इस नाइट्रोजन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्योंकि तीनों भी इसको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको दो साइड से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं इसको एक एल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन से इस पे देगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर किसी के पास है तो इसके पास है तो सबसे ज्यादा बेसिक अगर कोई होगा तो 3 डिग्री अमाइंस होगा उससे कम आपका ये होगा उससे कम ये होगा तो उससे कम आपका ये अगर एमाइंस गैसेस फेज में है तो उनकी बेसिसिटी केवल प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर ही डिटरमाइन की जाएगी याद रखेंगे लिख लेंगे if amines are given in gaseous phase then their basicity will be determined only by inductive effect ठीक है और इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आर इफेक्ट आपका क्या करेगा सॉरी प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा प्लस आई इफेक्ट बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा माइनस आई इफेक्ट बेसिसिटी को घटा देगा बस एक को पढ़ा करते हैं दूसरा अपने आप याद हो जाता है उसका रेस्पेक्ट तो प्लस आई इफेक्ट एमाइंस की बेसिसिटी को बढ़ाता है क्योंकि प्लस आर इफेक्ट ग्रुप नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनहेंस करते हैं इंक्रीज कर देते हैं और जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो नाइट्रोजन का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको देने का जो रेट हो जाएगा रेट ऑफ डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज हो जाएगा और जो बेस जितनी इजिली लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो क्लियर ये बात है तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि गैसियस फेज में एमाइंस की बेसिसिटी केवल इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा डिटरमाइन की जाएगी दूसरा बात वहां पर कभी कभी क्वेश्चन यही आता है क्योंकि आप क्या करते हो कि आप गैसियस एमाइंस की बेसिसिटी तो नहीं पढ़ते एक्वस एमाइंस की पढ़ लेते हैं तो गड़बड़ हो जाता है इफ एमाइंस आर इन एक्वस फेज अगर एक्वस फेज में है देन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिसिटी देन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी of amines determined by inductive as well as steric effect वहां क्या लिखा मैंने अभी मैंने क्या लिखा था अगर एमाइंस गैसेस फेज में हैं तो उनकी बेसिसिटी केवल इंडक्टिव इफेक्ट से डिटरमाइन की जाएगी क्योंकि गैसियस फेज में स्टेरिक हिंड्रेंस ऑपरेट नहीं होती गैसियस फेज में स्टेरिक हिंड्रेंस आपका जनरेट नहीं होती अगर एक्वस फेज में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इल्मा यहाँ में देख के बता बेटा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इन दोनों को लिख रहा हूँ कंपेरेटिवली देखो यहाँ ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोनों में आपका ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए 3 डिग्री क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है ज्यादा है बट एक्वस फेज में मैं क्या कर रहा हूँ देखिए एन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हुआ CH3 यहाँ मैं R की जगह CH3 लिख रहा हूँ CH3 लिखा तो C के साथ एक H यहाँ हुआ तो एक H यहाँ हुआ तो एक H यहाँ हुआ टेट्राहेड्रली जुड़ेंगे H आपको पता है इस बात का और यहाँ एक C ये हुआ तो एक H यहाँ तो एक H यहाँ तो एक H आपका यहाँ हुआ
और सी के साथ एक HCO। तो एक सी मिथाइल ग्रुप ये हुआ, दूसरा मिथाइल ग्रुप ये हुआ, तीसरा आपका H एटम्स है, तो थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ है इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए। उसके बाद ये तो 2 डिग्री अमाइंस हुआ। अब 3 डिग्री अमाइंस के केस में यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक आपका सी यहाँ पर है, ये सी के साथ H, एक H यहाँ, तो एक H यहाँ, सी के साथ H, तो एक H, तो एक H यहाँ, सी के साथ एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो एक H यहाँ, तीनों मिथाइल ग्रुप है। क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन एटम को स्टीयर कर लेते हैं, घेर लेते हैं उसे। स्टीयर करना मतलब घेर लिया उसको। जब घेर लिया, इस नाइट्रोजन के पास पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा है, बट डोनेट करने का रास्ता नहीं है। जब तक वो डोनेट नहीं करेगा तब तक मान लीजिए किसी के पास पैसा तो बहुत है, अमीर तो बहुत बड़ा है, चैरिटी कर नहीं रहा, तो उसे कैसा अमीर मान ले, कंजूस मानना जाएगा, है ना। सबसे ज्यादा डोनेट करने वाला यहाँ अजीम प्रेम जी नंबर 1, नंबर 2 पर रतन टाटा। और धीरू भाई अंबानी ने कभी थोड़ा डोनेट किया है, नहीं किया, अपना बना रहे सारा। अडानी हुआ, अंबानी हुआ, सब अपना काम बना रहे। तो किसको किसको माना जाएगा अमीर, जो डोनेट कर रहा हो, जो चैरिटी कर रहा हो। यहाँ इसके पास पैसा यानी इलेक्ट्रॉन तो बहुत है नाइट्रोजन के पास, पर डोनेट करने का रास्ता नहीं, डोनेट नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये बेस ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा बेस कौन हो गया, 2 डिग्री अमाइंस। 2 डिग्री अमाइंस विल बी मोर बेस देन द 3 डिग्री अमाइंस। तो बेसिसिटी 2 डिग्री अमाइंस की ज्यादा होगी 3 डिग्री अमाइंस को। ये बात आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ साथ के साथ दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, यानी एक्वस फेज में स्टेरिक इफेक्ट भी लगता है। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है, आपने याद रखना कि अगर R की जगह आपका CH3 है, रूपल आपके बराबर में क्या नाम है, साक्षी, आप साक्षी क्या नाम बताया था आपने, खुशी। खुशी अगर R की जगह CH3 लगा दिया आपने, तो याद रखना नंबर 213 ऐसे याद रखा करते हैं, 213 याद रखना। अगर R की जगह वहीं पे आपका मिथाइल की जगह, अगर R आपका मिथाइल ना होकर इथाइल हो गया, अगर R की जगह आपका मिथाइल नहीं इथाइल हुआ, तो 2 3 1 एक्सचेंज किसका हुआ, इल्मा चेंज किसका हुआ बेटा, इसका चेंज हुआ केवल, 1 2 का 1 3 का चेंज हुआ केवल, याद रखते हैं। तब हुआ चेंज जब आपका इथाइल है। अगर R आपका आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल किसे कहते हैं, CH3 होल ट्वाइस CH को कहते हैं। अगर ये आपका आइसोप्रोपाइल है, तो आइसोप्रोपाइल होने पर देखिए क्या कहता हूं मैं इसको, एकदम से जंप करेगा ये यहाँ पे तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, और नंबर हो जाएगा 123, याद रखना है। कितना याद रखना है, 123। अगर R आपका CH3 होल थ्राइस CS को क्या कहेंगे आप, जैसे इसको कहते हैं मिथाइल, इसको कहते हैं इथाइल, उसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको आपने मिथाइल का पता है, मिथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप मिथाइल है, ये एल्काइल ग्रुप इथाइल है, वो एल्काइल ग्रुप आपका आइसोप्रोपाइल है। तो नीचे वाला एल्काइल ग्रुप क्या हुआ आपका, ट्रसरी ब्यूटाइल, क्या कहला, ट्रसरी ब्यूटाइल कहला, क्योंकि इस कार्बन की डिग्री 3 डिग्री कार्बन। तो फिर बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी सबसे ज्यादा बेस, बस इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आने का बात, ये तो बदलती जा रही है। हाँ यही तो, पहले वाला नंबर 213, दोनों में 123 ही है, 123 बस 123 में इसको एक्सचेंज करा। जब एक दो बार याद करेंगे तो ऐसी बात नहीं, याद हो जाएगा, है ना। ये ऐसा सब किस वजह से हो रहा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हो रहा। सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस अब कहां हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहां लग रहा है 3 डिग्री में, इसलिए सबसे कम बेसिक है, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ है, तो सबसे कम बेसिक है। तो क्या इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए ये, बट स्टेरिक इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ एक्वस फेज में स्टेरिक इफेक्ट भी काम कर रहा है। तो स्टेरिक इफेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी। अब हम वैसे तो दिखा नहीं सकते भाई एनिमेशन करके, हाँ भाई ऐसे ऐसे यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा बताया मैंने वहां ऐसे लगता है सेकंड। तो ये बात चारों आपको लर्न करनी है। तो वहां पर ऊपर क्या पूछा जा सकता है, मिथाइल एमाइन का केस पूछा जा सकता है, इथाइल एमाइन का केस पूछा जा सकता है, आइसोप्रोपाइल एमाइन का केस पूछा जा सकता है,
टर्सरी ब्यूटाइल एमाइंस का केस पूछा जा सकता है। 4 के बाहर कोई केस बनेगा नहीं। तो 4 सलीके से एक बार याद रख ले 10 मिनट के लिए, कोई भी क्वेश्चन आ जावे। और बेसिसिटी ऑफ एमाइंस का क्वेश्चन जरूर आता है ना। लिखो क्वेश्चन फटाफट, एक आया हुआ क्वेश्चन है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, arrange in the increasing order of basicity of the following amines, arrange in the increasing order of basicity of the following amines। एक तो आपके पास ये है, एक एमाइंस, दूसरा एमाइंस आपका ये है, तीसरा एमाइंस आपके पास ये है, इन तीनों को बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है भाई, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा या तो यही पूछा जाएगा अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, या पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्ग, से क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछा जाएगा, या विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो तुम सीरियस से हो गए दोनों के दोनों, क्या क्या नाम है तुम्हारा, दोनों सीरियस से होते जा रहे हैं, जैसे जैसे मेरे लेक्चर ज्यादा होते जा रहे हैं ना पहले तो तुम दोनों हंसते रहते थे, अब तो कैसे है भाई, अब सीरियस होते जा रहे हैं जैसे, है ना। अच्छी बात है बहुत, क्योंकि सीरियस ही तो होना, जैसे जैसे सीरियस होते चले जाएंगे इसका मतलब हम हिसाबों के नजदीक होते चले जाएंगे, है ना। पढ़ो, मेरी तो कामना आप लोगों के साथ यही है कि आपका ज्यादा से ज्यादा सबका करेक्शन है, क्योंकि टीचर से ही चाहता है जब वो अपना एनर्जी वेस्ट करता है, तो एनर्जी वेस्ट करने का उसका कारण सिर्फ यही है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। दावत मिलेगी, हाँ दावत मिल जाएगी फिर आप लोग, ठीक है जरूर सर जी, फिर बताओ फटाफट बताओ बच्चे। सब्जी वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? मैं वेजिटेरियन। अच्छा, नहीं तो नॉन वेज का भी कर सकते हो, अभी कर सकते हो। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश किस माहौल में होगी, उस पर डिपेंड करता है। कुर्सी बोलो था, महिमा बोल। मैं कह रहा हूँ पहला सेंटेंस सुनो, क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, पहला सेंटेंस क्या कह रहा हूँ, एरोमेटिक एमाइंस लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमाइंस। सबसे पहले तो यही पता करना कौन एलिफेटिक है कौन एरोमेटिक है। मैंने क्या कहा, एलिफेटिक एमाइंस मोर बेसिक, एलिफेटिक एमाइंस मोर बेसिक देन द एरोमेटिक एमाइंस। लिख लिया, एक बात लाइन से लिख दिया, उसे एक लाइन लिख लिया, लिख दो, यही लिखो इसमें, एलिफेटिक एमाइंस मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमाइंस। ये जो छोटी छोटी बातें होता है ना, यही तो कहते हैं ना, अगर मान लीजिए कोई बात किसी पूछता है वो बता देता है तो कहता है यार इसके बेसिक्स तो बड़े स्ट्रॉन्ग है, तो बेसिक नहीं तो होते हैं, और क्या होता है, एलिफेटिक एमाइंस आर मोर बेसिक, एलिफेटिक एमाइंस आर मोर बेसिक देन द एरोमेटिक एमाइंस, एलिफेटिक एमाइंस आर मोर बेसिक देन द एरोमेटिक एमाइंस। तो मैं ये बताओ मुझे तीनों में से कौन सा एलिफेटिक एमाइंस है, फर्स्ट कौन बताया, महिमा बोलिए फर्स्ट। और ये दोनों क्या है महिमा, सेकंड भी एरोमेटिक है, नहीं क्यों सेकंड क्यों नहीं है, दोनों है भाई, ये भी एरोमेटिक ही है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशंस में पाई बॉन्ड के साथ, इसको एक पाई बॉन्ड ही माना जाएगा, इसको पाई बॉन्ड ही माना जाएगा इसके हिसाब से, बट यहाँ तीनों पाई बॉन्ड है। इस लॉन पेयर को
पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि जिस एटम पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उससे अगले एटम पर पाई बॉन्ड होना चाहिए। बट यहाँ क्या हो रहा है, जिस एटम पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसी एटम पर पाई बॉन्ड। इट मींस दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इन कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। अब क्या कहोगे आप, सर इधर तो है, लेकिन ऐसा नहीं मानते, क्योंकि जिस एटम पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उससे अगले एटम, उस पर पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, उस पर पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको पता चला कि जब आंसर की बात करते हैं, आंसर की बात करते हैं तो आपने कहा सर ये एलिफेटिक है। जब ये एलिफेटिक है तो सबसे ज्यादा क्या होगा, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा एलिफेटिक, क्योंकि इस नाइट्रोजन पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा। इस नाइट्रोजन कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3। इन दोनों पे क्या होगा, sp2 sp2। sp2 में s कैरेक्टर ज्यादा हो गया, और s कैरेक्टर बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इन दोनों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस नाइट्रोजन से ज्यादा है। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो सबसे आसानी से अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो ये वाला n। तो अब बात आती है कि बी एंड सी में से कौन ज्यादा होगा, यहां मैंने दोनों ही लिखे पहले, तो बी एंड सी। अगर बाई चांस वहां एक ऑप्शन ऐसा हो जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन में सबसे ज्यादा कौन दिखा रखा हो, फर्स्ट वाला, तो फिर तीन ऑप्शन पे तो विचार ही नहीं करना। अगर किन्हीं दो ऑप्शन में ए आ गया फिर सोचना पड़ेगा कि कौन सा। कभी कभी अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक ही ऑप्शन में ज्यादा वाले को एक ही ऑप्शन में रख देता है बस, है ना। तो ऐसा, अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये जो पेयर ऑफ ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो डी लोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रखा है, इन पाई बॉन्ड के साथ क्या हो रहा, इन्वॉल्व हो रखा है। कभी ये यहाँ है, कभी फिर यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, बट ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं हुआ डी लोकलाइजेशन में, क्योंकि जो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करेगा वही इन्वॉल्व होगा डी लोकलाइजेशन में। वही डी लोकलाइजेशन का मतलब स्थापनीकरण जो करते रहते। अगर ये नहीं इन्वॉल्व हो रखा तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल बैठा है। तो इस पेयर की कंपेयर में और इसकी कंपेयर में कौन सा पेयर इजीली से डोनेट किया जा सकता है, तो एक जगह बैठा है। एक जगह कौन है, ये वाला पेयर सी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सबसे कम आपका बी, सबसे कम आपका बी हुआ, क्योंकि बी पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रखा है, ये इजीली डोनेट नहीं किया जाएगा, तो सबसे कम हो गया। उससे ज्यादा कौन हुआ आपका फिर, उससे ज्यादा फिर आपका सी हो गया। तो ये बात याद रखनी है, कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस ज्यादा ऐसा नहीं आता है, ऐसा कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो फटाफट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। चलो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कौन सा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ए ऑप्शन Cl CH2 CH2 COOH, बी ऑप्शन CH3 CHNO2 COOH, सी ऑप्शन CH3 CH2 COOH, डी ऑप्शन CHO CH2 CH2 COOH। मैंने चार ऑप्शन लिखे, चारों में से पूछा कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से कौन सा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, Cl CH2 CH2 COOH। बोलो फटाफट कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन
सी सबसे कम एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्योंकि सी में कोई भी माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं लगा। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट अगर किसी में है तो बी में है। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट अगर किसी में है तो किस में है? बी में है आपका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा अगर है तो बी में हो, क्योंकि पास में है ये किसके? ये COH ग्रुप के बिल्कुल पास वाले कार्बन पे है। यहां जो इस कार्बन पे जाके थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गई तो वैसे भी इसका माइनस आई पावर कम है, माइनस आई इफेक्ट पावर भी कम है, थोड़ा सा डिस्टेंस भी बढ़ गई इसकी। डिस्टेंस बढ़ने पर माइनस आई इफेक्ट आपका डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा अगर माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रखा है किसी में तो बी ऑप्शन में हो रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन। तो ऐसा ही क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा, माइनस आई इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपका? तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपका कौन हुआ? बी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं पॉइंट। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद आपका नंबर आता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमैरिक आपका इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन है और मेरिक का मतलब होता है माइग्रेशन। आप लोगों ने 12th में टीसी जो कटाई थी माइग्रेशन सर्टिफिकेट कटा, जिसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ठीक है, तो टीसी जिसे कहते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक का मतलब समझना आपको, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से वर्ड बना क्या? इलेक्ट्रोमेरिक। और इलेक्ट्रोमेरिक का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होगा याद रखना हमेशा, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट है, टेक्स प्लेस बिटवीन द पाई इलेक्ट्रॉन्स। वहां वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो रहा था, परमानेंट इफेक्ट था। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट टेक्स प्लेस बिटवीन द पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक अस्थायी प्रभाव है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है और किसी एक एटम से दूसरे एटम की ओर पाई इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को, यानी का स्थानांतरण अभिकर्मक आक्रमणकारी अभिकर्मक की मांग पर। सबसे पहले कहां शुरू करेंगे? आक्रमणकारी अभिकर्मक की डिमांड पर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का एक एटम से दूसरे एटम की ओर स्थानांतरण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कहते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। क्या याद रखेंगे? डेफिनेशंस लिख लो, अगर लिखना चाह रहे हो तो हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। तो हिंदी वालों को तो सिर्फ इतना सा लिखना है, आक्रमणकारी अभिकर्मक की डिमांड पर, आक्रमणकारी अभिकर्मक की डिमांड पर पाई इलेक्ट्रॉनों का, की डिमांड पर पाई इलेक्ट्रॉनों का एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर स्थानांतरण। पाई इलेक्ट्रॉनों का एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर स्थानांतरण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ आपको लैंग्वेज तो लिखनी ही नहीं बिल्कुल भी, दो बातें रखनी, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट एंड टेक्स प्लेस बिटवीन द पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऑपरेट बिटवीन द पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड टेक्स प्लेस ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जब तक कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक नहीं करेगा तब तक ये इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखा अटैकिंग रिएजेंट लिखा, मैंने आपसे बताया था अटैकिंग रिएजेंट पढ़े थे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इंग्लिश में बता दो, लिखो इंग्लिश में लिखो, लिखो ट्रांसफर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर
from one atom to another on the demand of one atom on another on the demand of attacking reagent on the demand of attacking reagent is called इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक हुई बात। यानी डिमांड यहाँ क्या कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का अटैक करने का मतलब प्लस ई कह रहा हूं और हटाने को मैं माइनस ई कह रहा हूं। पहले जो लाइन है उसमें मैंने क्या लिखा, रिवर्सिबल होगा, ये इसकी नेचर कैसी होगी, रिवर्सिबल। तो अगर अटैक कर रहे हो तो इफेक्ट ऑपरेट होगा, अगर अटैक नहीं कर रहे हो, हटा रहे हो अटैकिंग एजेंट का अटैक, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी आपका रिमूव हो जाएगा। as well as the attacking agent removed, the compound gets its original electronic structure। जब किसी कंपाउंड पर अटैकिंग एजेंट के अटैक को बंद कर देते हैं तो कंपाउंड अपनी प्रारंभिक वास्तविक स्ट्रक्चर्स पर आ जाता है, वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को गेन कर लेता है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यानी ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये अटैक करेगा, अटैक करेगा क्या, पहले आपने ट्रांसफर कराना इसका यहां से यहां, ये यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का जो कार्व नोटेशन है वो ये है। याद रखेंगे कि जिस एटम पर इसकी टेल होती है वहां से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स को लिया जाता है और जहां हेड होता है वहां पे इलेक्ट्रॉनों को दिया जाता है। इसको आप शॉर्ट में ऐसे नीचे याद रख लेंगे कि याद किया अगर जब ये होगा, ये एरो कार्व नोटेशन अप्लाई ऐसे करेंगे तो सी, पहले वाले सी पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे वाले सी पर आपका नेगेटिव चार्ज। तो जहां पर आपका नेगेटिव चार्ज आया है तो यहां पर ये, अब मैंने कहा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बट यहाँ अटैक तो किसको कैसे लिखते हैं, अटैक, अटैक तो ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है इस कार्बन पर, बट अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये एरो आपका गलत है। हमेशा केमिस्ट्री में एरो लगता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव किसके पास हुआ, इस कार्बन के पास हुआ, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव एरो ऐसे लगाना है आपको, याद रखनी है बात। यहां नहीं कि ऐसे करा रहे अटैक आप इसका इसके ऊपर अटैक करा रहे, ऐसा अटैक नहीं होगा, एरो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये यहाँ पर अटैच होगा, जब ये यहाँ अटैच होगा तो आपका सी क्या बना, सी पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर आपका ई आपका अटैच हुआ और ये आपका कार्बोकैटायन बन गया। क्या बना है, कार्बोकैटायन बना। तो अगर आप रिमूव करते हैं किसको, इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव करते हैं, वापस यही कर रहे हैं तो रिमूव करेंगे तो इसकी ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स आपको दोबारा से मिल जाएगी। ठीक है, तो याद रखना कि बहुत छोटी सी बात तो कभी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बस इतना से याद रखना कि एक टेम्परेरी इफेक्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, जब तक अटैकिंग एजेंट अटैक करेगा तब तक ये इफेक्ट आपका ऑपरेट होगा। जैसे अटैकिंग एजेंट के अटैक को बंद कर देंगे तो जो आपका इंटरमीडिएट बना, ये जो आपका कार्बोकैटायंस बना, ये वापस चला जाएगा अपनी किसमें, ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स को गेन कर लेगा, है ना। एज सुन एज द अटैक ऑफ द अटैकिंग एजेंट रिमूव्ड, द कंपाउंड गेट्स इट्स ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स मिल जाती है जो इसकी ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट लिखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पहला जो टाइप आपका प्लस ई इफेक्ट लिखेंगे, कौन सा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपका। देखो क्या याद है, यानी ट्रिक क्या याद रखनी है, सिंपल सी छोटी सी आपके लेवल तक की ट्रिक है। अगर पाई बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में है, क्या कह रहा हूं, अगर पाई बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में हो और फिर अटैकिंग रिएजेंट का अटैक करा रहे हो तो अटैक प्लस ई इफेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर पाई बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में है। यहां देखिए पॉइंट मुझे बताइए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 है। ये मैंने पाई बॉन्ड किसके बीच में है, सिमिलर एटम के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। अटैक किसका कर रहा हूं, अटैक करा रहा हूं H प्लस के आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ दो प्रोडक्ट आपकी पॉसिबल है बेटा, अब कौन सी सही होगी, कौन सा अटैक ठीक होगा, कौन सा मोर स्टेबल होगा, कौन सा लेस स्टेबल होगा, ये आपको बताना होगा। एक बार मैंने एरो यहां से यहां किया, ए लिखा तो ए इसके ऊपर लिखा है, तो यहाँ पर आपका ये इसके पास चला जाएगा H प्लस, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव
CH2, फिर आपका CH2 CH3। ध्यान से देखो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन का कार्बोकेटाइंस बना। उसके बाद अगर एरो आप इधर से इधर लगा रहे हो, बी लिख रहे हो, तो बी पर आप देख लो जिधर टेल है उधर चार्ज पॉजिटिव होगा, जिधर हेड है उधर चार्ज नेगेटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज के साथ आपका H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH प्लस, ये आपका CH2, तो ये आपका CH3। तो यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टू टाइप से हुआ, एक आपका ए, दूसरा आपका बी। तो खुशी कौन सा सही होगा, ऊपर ए वाला ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सही है, या नीचे बी में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सही है? ए वाला आपका ठीक होगा। वो आपको कैसे पता चला? कंपैरेटिवली ये मोर स्टेबल है या ये मोर स्टेबल है? ऊपर वाला मोर स्टेबल, कंपैरेटिवली की बात करा करते हैं। ये आपका लेस स्टेबल है। कैसे पता चला रूपल आपको इसका कि ऊपर वाला मोर स्टेबल, नीचे वाला लेस स्टेबल? और इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा तो समझ लीजिए बेटर अटैक होगा। अगर इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है तो बेटर अटैक नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ए का अटैक जो आप करें, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू ए पोर्शन, जो आपका ए के अनुसार जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा वो सही होगा, आपका बी वाला नहीं हो। तो इसमें बताना है आपको ए और बी में, ये आपको देख कर बताओ क्या, ये आपको ये बताना है कि हाँ ए ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ, कार्बोकेटाइंस फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ, सेकंड वाला कम स्टेबल क्यों हुआ। बहुत कुछ पढ़ना था कुछ, इसका मतलब 12th में ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़े लोगे। सर जी बाहर की तरफ चार्ज है, उसके अंदर मिड में चार्ज। ये देख क्या कह रहा है, जैसे मैंने पूछा था एक बार, हमने स्कूल में पूछ लिया क्वेश्चन की वाटर जो होता है लिक्विड होता है, बताओ। हाँ, वाटर लिक्विड क्यों है? क्योंकि आसानी से पिया जा सकता है, नहीं तो गले में फंस जाता अगर कंकड़ पत्थर की तरह होता। तो इसने कहा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज मिड में है। मिड में तो बढ़िया झगड़ा ही नहीं होना चाहिए, इधर भी 2 कार्बन उधर भी 2 कार्बन, तो मिड वाला तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। वहां तो चलो वो इधर एक, इधर प्रोपाइल इधर मिथाइल, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, तो लेस स्टेबल होना चाहिए उस हिसाब से, तो आपके अकॉर्डिंग। अब मुझे बताओ कि दोनों कार्बोकेटाइंस में से किस कार्बोकेटाइंस में अल्फा H एटम ज्यादा है, नंबर ऑफ अल्फा H एटम। देखो मैं क्या कह रहा हूं, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन ऐसे जुड़ने वाला कार्बन क्या कहलाया यहाँ पे, अल्फा। ये भी क्या कहलाया, अल्फा। ये अल्फा कहलाया तो ये अल्फा कहलाया। कितने अल्फा एच है यहाँ इसमें, 3 to 5 अल्फा एच हुए, और इसमें आपके 2 यहाँ 2 यहाँ 4 अल्फा एच हुए। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन हम आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को, जिस कार्बोकेटाइंस में जितने ज्यादा अल्फा एच एटम होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा एच एटम। ठीक है। और अल्फा कार्बन किस कार्बन को कहेंगे, जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मोर स्टेबल यानी एरो आपका जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से किधर होना चाहिए, ये सही है, होंगे दोनों, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है कि बहुत बड़ा अंतर है, मेजर डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ दोनों में से किसी एक के बारे में अगर जाना हो तो ए के साथ जाए। तो ये आपका ये दूसरा पॉइंट आपका होता है माइनस ई इफेक्ट। माइनस ए इफेक्ट याद रखेंगे क्या, मैंने ट्रिक क्या बताई, अगर मल्टीपल बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में है तो क्या होगा, आपका प्लस ई इफेक्ट होगा। अगर मल्टीपल बॉन्ड डिसिमिलर एटम के बीच में तो माइनस ई इफेक्ट हो। क्योंकि बस ऐसे याद रखना होता है, जब मैं लिखूंगा 3-4 लाइन तो इतना नहीं आपको सोचना। देखिए अगर यहाँ पर आपका सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल कंपाउंड लिखा, प्लस आपका Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव वहां पर क्या था आपका H पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑलवेज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लस ई इफेक्ट। क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लस ई इफेक्ट। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू माइनस ई इफेक्ट। जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगी जो आगे पढ़ेंगे वो हमेशा होंगी प्लस ई इफेक्ट के अकॉर्डिंग। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है
मान लीजिए जो रिएक्शन स्टार्ट होते हैं बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल से क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो रिएक्शन इनिशिएट होते हैं बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल से क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो पहल करेगा उसके नाम ही तो होगा। इलेक्ट्रोफाइल पहला अटैक करा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइल पहला अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। तो अटैक कौन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक में एक बात याद रखनी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर डिस्प्लेसमेंट बता दे मुझे भाई, उसे ये बता कि डिस्प्लेसमेंट ये ठीक है या नीचे वाला वैसे उल्टा लगाऊंगा वो ठीक है। क्योंकि जब ऐसी बात होती है ना, हमेशा फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर ही पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन से किसकी ओर होगा, ऑक्सीजन की ओर ही। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इसे उल्टा अटैक कर रहा है। अब जिसको अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया उस पर नहीं अटैक करेगा, उसे दूसरे एटम पर अटैक करेगा। तो यहां बना क्या आपका, ये इंटरमीडिएट बनता है। तो पता क्या चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, दो ही तो बात पता करनी केवल। प्लस ई इफेक्ट में क्या पता करना है कि अगर पाई बॉन्ड सिमिलर एटम्स के बीच में है तो वहां इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा तो प्लस ई इफेक्ट कहलाएगा। अगर पाई बॉन्ड डिसिमिलर एटम्स के बीच में है तो वहां अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो माइनस ई इफेक्ट कहलाएगा। फिर मैंने क्या कहा कि आगे हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगी वो हमेशा होंगी किसके अकॉर्डिंग, प्लस ई इफेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो माइनस जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है वो हमेशा कैसे होंगे, माइनस ई इफेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो बस ये बात याद रखो। चलो फटाफट आगे चलो। नहीं फिर कहाँ चलो, अभी तो घंटा एक ही तो हुआ है। नेक्स्ट लिखना मत। मैं असल में 15 पे आया था आज, 15 पे नहीं 10 पे। सर जी 10 पे आए थे सर जी, हो गए 10 पे और क्या 10 10 पे आया था और 10 मिनट वैसे लगा दिया आज फालतू में। वो तो जरूरी है। अच्छा वो जरूरी था। लिखो अच्छा रेजोनेंस इफेक्ट लिखो, जिसे कल पढ़ेंगे पूरे को एक। रेजोनेंस इफेक्ट। अब क्वेश्चन रूपल फटाफट पूछना शुरू कर सकते, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन ले आओ उठा के, ठीक है शुरू करें आप। और आप लोग ना जितने पीछे बैठे सारे कल से आगे बैठेंगे, ठीक है पिछले नहीं करते। सर जी अगले वाले क्या वो एक के दो एक एक के साथ आगे लगा लेंगे, ऐसे लगा देंगे बीच में सर जी, हाँ सारे बैठेंगे, सारे बैठ, वो भी चलने। ठीक है तो आगे बैठना है। तो भाई ऊपर जान लगा दे अब जब पूरी बिल्कुल ना, जम के पढ़ो और रात रात पढ़ो 6 घंटे भी अपने 6 घंटे। नींद आ गया। अरे हाँ उसको ही तो भगाना, जब भी नींद आवा तो एकदम छत पे चले जाओ घूमने के लिए, ठंड लगेगी। इंस्टाग्राम चलाता है सर जी, वैसे पूछ लो, इंस्टाग्राम चलाता है सर जी, भी रील देखता है। इंस्टाग्राम चलाते हुए नहीं आती। आईडी भी नहीं है सर, इंस्टाग्राम छोड़ो। चोर का भी कहेगा सर जी मैंने चोरी की। इन बुराइयों से तो अपने आप को दूर करना है, ये बुराइयों से तो बचना आप लोगों ने, इन बुराइयों से जहां बचे और सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, है ना। हाँ सही था सर, आपने क्वेश्चन नहीं भेजे, उसमें सही था। क्वेश्चन नहीं आए, वो 50 क्वेश्चन आपने बोला। मैंने दूसरे ग्रुप में भेज दिए थे, इन्हें मुझे दूसरे में जोड़ दिया था जिसमें सारे टीचर्स लोग जुड़े और आप लोगों का शायद अलग है। तो नीट वाला तुम्हारा ग्रुप अलग है, मैंने उसमें फिर इनको अलग से पर्सनल कर दिए थे आरिफ सर के पास, तो इन्हें शायद भेजे नहीं। हाँ महिमा बता बेटा, नहीं क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उसकी कंडीशन मत नहीं। 15 मार्क्स से कहा नीचे नॉट लाइब्रेरी और नॉट एक्सपेक्टेड इसलिए क्योंकि और और टेट्राहेड्रल जो होते हैं वो शो नहीं करते, तो मैं ऐसे याद है क्योंकि केवल स्क्वायर प्लेनर कब होता है, जब स्क्वायर हाइड्रेशन आपका बीएससी को, बट दोनों भीतर लाइगेंड भीतर लाइगेंड होने की उसका हाइड्रोजन हो जाए sp3 होने की वजह से टेट्राहेड्रल होगा और टेट्राहेड्रल का मतलब
स्क्वायर के हम इसको करते हैं, ये स्क्वायर यहाँ है, ठीक है, ये स्क्वायर में जाता है, बीच में लिखा था, ये पैटर्न से कैसे सोच रहा था कि यहाँ पर फाइब्रेशन सोच क्या है, जी फाइब्रेशन सोचा है, हाँ बनता है, फाइब्रेशन आपका एस